सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंतर्गत भी हमने सबसे पहले गद्य खंड के बारे में पढ़ा। गद्य खंड में भी हमने 5 प्रकरण पढ़ लिए हैं। अब हमारी श्रृंखला है काव्य खंड से अंतर्गत। काव्य खंड के अंतर्गत प्रकरण 1 में हमने काव्य खंड का जो सामान्य परिचय होता है वो पढ़ लिया है, और उसमें काव्य खंड प्रकरण 1 में काव्य खंड है, और काव्य खंड में भी पुरानी धारा किस प्रकार से थी वो पढ़ लिया। अब प्रकरण 2 है, उसमें हम पढ़ रहे हैं आज नई धारा, और नई धारा को प्रथम उत्थान के नाम से जाना जाता है। देखिए, आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे भी प्रथम उत्थान आ रहा है और आपने पहले भी प्रथम उत्थान पढ़ा है। वो प्रथम उत्थान पढ़ा है वो मैंने गद्य खंड होता है उसके लिए पढ़ा है, और जो प्रथम ये उत्थान है जो नई धारा वाला प्रथम उत्थान है तो वही प्रथम उत्थान, लेकिन इसमें काव्य खंड के बारे में बताया जाएगा। उसमें हमने गद्य खंड के बारे में बताया था। ठीक है, संवत 1925 से 1950 का काल है, वही सन आएगी इसकी, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था गद्यखंड और इसमें पढ़ रहे हैं काव्य खंड। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे कि गद्य खंड क्या होता है और काव्य खंड क्या होता है। ठीक है, देखिए, यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा में नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। देखिए, आप समझ गए होंगे कि जो गद्य साहित्य है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और ये अब जो काव्य खंड पढ़ रहे हैं वो कविता से संबंधित है, और गद्य खंड आपको पता है वो गद्यांश में होता है जिस प्रकार से, और ये पद्यांश में होता है, पद्य के हिसाब से होता है। तो कविता की धारा, यहाँ पे हम काव्य खंड मतलब कविता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे आप समझ गए होंगे हम क्या क्या पढ़ के आए हैं। वहाँ पे हमने उपन्यास पढ़े हैं, निबंध पढ़े हैं, नाटक पढ़े हैं, समालोचना पढ़ी है, इत्यादि पढ़े हैं, लेकिन आपने कहीं पे कविता पढ़ी है? पीछे नहीं पढ़ी ना गद्य खंड में। अब इसमें हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस नई रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। ठीक है, देशभक्ति की वाणी का सब किसने उठाया था? तो आचार्य ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उठाया था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे, और देश हित से संबंधित ही और विषय कौन से थे? लोकहित मतलब जनता का हित, समाज सुधार मतलब समाज में सुधार, और मातृभाषा का उद्धार मतलब जो हमारी हिंदी है उसका उद्धार। हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए थे। ठीक है, हास्य और जो विनोद के नए विषय हैं वो भी इसी काल में, किस काल में? नई धारा प्रथम उत्थान में कविता को प्राप्त हुए हैं, और प्रथम उत्थान का संवत है 1925 से 1950 तक। रीतिकाल के कवियों की रूढ़ि में हास्य रस के आलंबन कंजूस ही चले आते थे। ठीक है, जो रीतिकाल है वहाँ के कवियों में जो रूढ़ि, जो हास्य रस था उसमें आलंबन क्या होते? कंजूस ही चले आते थे। पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलम सामने आने लगे, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाली अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम पे के भूखे देशभक्त इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे थे। क्या है कि इसी प्रकार वीरता का आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार, वीरता का आश्रय किस प्रकार से होने लगा? जन्मभूमि का उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे थे। सारांश यह है कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिन नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए हैं वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने की अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले हैं। कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि के बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी और अपनी रागात्मकता वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और आसक्त रहता है। ठीक है, विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला।
प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी उसमें कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। देखिए क्या है कि विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान के ढंग भी बदल गया था। प्राचीन धारा जो मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आ रही थी उसे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा था। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला आता था। या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे बड़े आख्यान काव्य रचे जाते थे। जैसे देखिए कैसे किस प्रकार से पौराणिक कथाएं ले ली जाती थी, ऐतिहासिक वृत्त ले लिए जाते थे और उसमें काव्य रचे जाते थे। जैसे पद्मावत है, रामचरितमानस है, रामचंद्रिका है, छत्र प्रकाश है, सुदामा चरित है, दान लीला है, चीरहरण लीला है इत्यादि, अथवा विवाह है, मृग्या, झूला, हिंडोला, ऋतु विहार आदि को लेकर वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध होते थे। ठीक है, क्या बताएं यहाँ पे, जो पौराणिक और ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे बड़े आख्यान काव्य रचे जाते थे वे कौन कौन से थे? पद्मावत है, रामचरितमानस है, रामचंद्रिका है, छत्र प्रकाश है, सुदामा चरित है, दान लीला है, चीरहरण लीला इत्यादि। और देखिए जो विवाह है, मृग्या, झूला, हिंडोला, ऋतु विहार आदि क्या है? वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध है। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरक्षा, माता का स्नेह, कपूत, सपूत, कपूत कुछ दूर तक चलती हुई, देखिए सपूत कपूत कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के रूप में छोटे बड़े प्रबंधों और निबंधों की चालनाएं थी। ठीक है, इस प्रकार के विषय कुछ उक्ति व चित्रे के साथ एक ही पद्य में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रधान रही है, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मकता होने लगी। ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट मतलब इतिवृत्तात्मकता क्या होती है? जो बात होती है वैसी की वैसी। ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट मतलब तथ्य उनके। नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन आदि को लेते हैं। देखिए नवीन धारा है उसके अंतर्गत भारतेंदु युग के जो भारतेंदु मंडल के लोग हैं वो कवि हैं वो सभी आते हैं। कौन आते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन जी। जैसा ऊपर कह आए हैं कि नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? देशभक्ति था। ठीक है, नवीन धारा के बीच भारतेंदु जी की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? देशभक्ति था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना है वह तो ही बहुत ही स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं, जिन्हें कहीं देश की अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना में जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है ना, उन्होंने अपने नील देवी और भारत दुर्दशा जैसे नाटक उन्होंने लिखे हैं, उसमें कुछ कविताओं के पार्ट उन्होंने दे दिए हैं। वो कविताएं हैं ना वो कैसी हैं? जो देश दशा की मार्मिक व्यंजना करती हैं, वो तो हैं ही हैं। उनके अलावा उन्होंने स्वतंत्र कविताएं भी लिखी हैं। देखिए उन्होंने जो नाटक हैं उनमें भी कविता लिखी हैं, वो भी देश दशा को देख कर लिखी हैं। और जो उसके अलावा जो स्वतंत्र कविताएं लिखी हैं उनमें भी उन्होंने क्या किया है? देश के अतीत गौरव गाथा का गर्व गाया उन्होंने। कहीं पर वर्तमान गति में जो अधोगति की जो क्षोभ भरी वेदना होती है उसको दिखाया है, कहीं पर भविष्य की भावना से जगी हुई जो चिंता है उसको दिखाया है, और अनेक पुनीत भावों का संचार भी उन्होंने उनकी कविताओं में पाया गया। इनकी देखिए विजयिनी विजय वैजयंती में जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई। देखिए जो इनकी विजयिनी विजय वैजयंती है, इन्होंने क्या किया था? मिस्र में जो भारतीय सेना की विजय प्राप्ति हुई थी उस पर लिखी थी।
देशभक्ति व्यंजक कैसे भिन्न भिन्न संचारी भावों का उद्गार है। और इसमें क्या है कि जो देशभक्ति के जो व्यंजक हैं, जो देशभक्ति जिनमें जगती है, उनमें किन किन प्रकार के अलग अलग प्रकार के सभी में भिन्न भिन्न प्रकार के संचारी भावों का उद्गार उसमें दिखाया गया है। कहीं पर क्या दिखाया गया, गर्व है, कहीं पर क्षोभ दिखाया गया और कहीं पर विषाद दिखाया गया। सहसन बरसन सो सुनो जो सपने नहीं कान, सो जाए आरज शब्द को सुन और फरकी उठी सबकी भुजा खरकी उठी तलवार। ये उस जो कविताएं हैं ना, उनमें आई पंक्तियां हैं। क्या है कि सहसन बरसन सो सुनो जो सपने नहीं कान, जो जय आरज शब्द, ठीक है, आदि को सुना और फिर क्या है, फरकी उठी सबकी भुजा खरकी उठी तलवार। सहसन बरसन सो सुनो सपने नहीं कान, जो जय आरज शब्द, और फिर उन सबकी भुजाएं भी फड़कने लगी और सबने तलवार उठा ली। क्यों आपहु ऊंचे भय आर्य मोच के बार, का कारण जान प्राचीन आर्य गौरव का गर्व कुछ आ ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में लाया गया और फिर वह कहा, हाय भारत की धुन। ठीक है, ये कौन सा है, ये देखिए, हाय वह भारत भूभारी सबकी विदिशो बही दुखारी, हाय पचनंद हाय पानीपत, हाँ पानीपत अजहु रहे तुम धरने विराजत, हाय चित्तौड़ नीलज तू भारी अजहु खरो भारत ही मंजारी, तुमसे जल नहीं जमुना गंगा, बढ़हु बेगी किन प्रबल तरंगा, बोरहु किन झट मथुरा काशी, दोहूं यह कलंक की राशि। चित्तौड़ पानीपत इन नामों में ही हिंदू हृदय के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी हुई है। उनके लिए ये नाम ही काव्य हैं। नीलदेव में यह कैसी करुण पुकार है। देखिए, नील देवी की पंक्तियां हैं ये। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन कर भारतवासी रोए। ठीक है, यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को लेकर नए नए विषयों की ओर उन्मुख किया। उनके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं हुआ था। दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने की यह है कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। बाह्य प्रकृति की अनंत रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता है। क्या है कि जो उनकी प्रकृति थी वो किस प्रकार की थी, नर प्रकृति के कवि थे वो, और बाह्य प्रकृति की जो अनंत रूपता है उनके साथ उनका हृदय का जो सामंजस्य था वो नहीं बैठता था। ठीक है, यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि जो रामचंद्र शुक्ल जी रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनकी कविताओं में किस प्रकार की देश के प्रति जागृति थी। उस समय जो समाज में हो रहा था उसको जागृत करने के लिए लोकहित के लिए उन्होंने कविताएं लिखी। और किस प्रकार से जो विजय पताका है उनकी, विजयनी पताका है ना, इस प्रकार से उनकी एक रचना है। तो वो क्या थी, जो मिस्र में जो भारतीय सेना है वो जीत कर आई थी वहाँ पे, उसके लिए उन्होंने लिखी थी। ठीक है, अपने नाटकों में दो एक जगह इन्होंने प्राकृतिक वर्णन रखे हैं। देखिए, प्रकृति के जो अनंत रूपता है उनके साथ उनका हृदय वो सामंजस्य नहीं कर पाता था, लेकिन अपने नाटकों में उन्होंने जो दो एक जगह पे क्या किए हैं, प्राकृतिक वर्णन किए। जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन किया है और चंद्रावली में यमुना का वर्णन किया है। और गंगा और यमुना का वर्णन प्राकृतिक वर्णन है। तो किसमें क्या है, सत्य हरिश्चंद्र में उन्होंने गंगा का वर्णन किया है और चंद्रावली में उन्होंने यमुना का वर्णन किया है। वे केवल परंपरा पालन के रूप में हैं, उनके भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा और उत्प्रेक्षा के चमत्कार के लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ अलग अलग वस्तुएं और व्यापार और दूसरी पंक्ति में उपमा या उत्प्रेक्षा। कहीं कहीं तो यह अप्रस्तुत विधान 3 पंक्तियों तक चलता है। देखिए, आगे पढ़ते हैं हम इनके बारे में। अंत में यह सूचित कर देना आवश्यक है, कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि अंत में यह आपको सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य के जिस परिमाण में भारतेंदु के नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद्य को नहीं। ठीक है, कि जो गद्य के जिस परिमाण में भारतेंदु जी ने नए नए विषयों और मार्गों को लगाया है, उसके परिमाण में पद्य में उन्होंने नहीं लगाया है।
उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण का गेय पदों के रूप में है। ठीक है, उनका अधिकांश कविता किस प्रकार से हैं? कृष्ण भक्त कवियों के अनुसरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का क्या है? वर्णन है। उनकी अधिकांश कविता तो क्या है? कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है। लगता है इस प्रकार से लगता है जैसे आंधी आ गई होगी, जिसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का वर्णन है। श्रृंगार रस के कवित सवैयों का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है। ठीक है, श्रृंगार रस के कवित सवैयों का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है। ठीक है, देश दशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटक में रखने के लिए लिखी गई हैं अथवा विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए। ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। देश दशा पर दो एक होलिया, बसंत आदि गाने की चीज़ें फुटकल भी मिलती हैं। देखिए यहाँ पे समझने वाली वैसी कोई बात नहीं है, आप ध्यान से इनको सुनते रहेंगे तो आपके समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। देखिए, देश दशा पर दो एक होलिया, बसंत आदि गाने की चीज़ें फुटकल भी क्या करती हैं? मिलती हैं। पर उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। गाने की चीज़ों में भारतेंदु ने कुछ लावनियाँ और ख्याल भी लिखे, जिनकी भाषा खड़ी बोली होती है। ठीक है, गाने के लिए इन्होंने क्या लिखे थे? कुछ लावनियाँ लिखी थी और कुछ ख्याल भी लिखे थे, जिनकी भाषा क्या होती है? खड़ी बोली रही है। भारतेंदु जी स्वयं पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए थे। देखिए, भारतेंदु जी हैं वो क्या थे? पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए थे, पर उनके भक्त और अनुयायी जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं वो इनकी ओर बढ़े थे। देखिए, जो भारतेंदु जी हैं वो पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए थे, पर उनके भक्त और अनुयायी पंडित जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो इस ओर बढ़े थे। उन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा ऐसे विषय पर भी कविता लिए। उन्होंने क्या किया था कि देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा ऐसे विषय भी कविता के लिए उन्होंने चुने थे। ऐसी कविताओं में कुछ तो विचारणीय बातें हैं, कुछ भाव व्यंजना और विचित्र विनोद है। उनके कुछ इतिवृत्तात्मक पद्य भी हैं, जिनमें शिक्षितों के बीच प्रचलित बातें साधारण भाषण के रूप में कही गई हैं। उदाहरण के लिए क्रंदन की ये दो पंक्तियां हैं। तभी लख्यो जह रह्यो एक दिन कंचन बरसत। देखिए, आप ये स्वयं पढ़ लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से के इतिवृत्तात्मक पद्य भारतेंदु जी ने भी कुछ लिखे हैं, जैसे अंग्रेज राज सुख राज साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात अति ख्वारी। यह अति ख्वारी मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में दिखाई पड़ती है। मिश्र जी हैं, उनकी विशेषता किस में पड़ती है? जो हास्य विनोदपूर्ण रचनाएं हैं उनमें दिखाई पड़ती है। हर गंगा तृप्त्याम, बुढ़ापा इत्यादि कविताएं बड़ी ही विनोदपूर्ण और मनोरंजक हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली हिंदी की हिमायत भी बहुत प्रसिद्ध है। देखिए, जो मिश्र जी की हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये पीछे भी आ चुकी है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। वाली जो हिंदी की हिमायत है वो बहुत ही इनकी प्रसिद्ध है। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया के हीरक जुबली के अवसर पर, नागरिकी कचहरियों के प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म सम्मेलन के अवसर पर आनंद के आदि प्रकट करने के लिए कविताएं लिखी थी। देखिए, किसके बारे में बताया? जो दादा उपाध्याय
पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हैं, उन्होंने अधिकतर क्या किया था कि जो विशेष अवसर होते थे उस पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से अवसर पर। वैसे तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम आपको याद करवाएंगे और आप इसको पढ़े भी गए। दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरिक कचहरियों के प्रवेश पाने पर, प्रयाग में सनातन धर्म महासम्मेलन के अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए इन्होंने कविताएं लिखी हैं। भारतेंदु के समान नवीन विषयों के लिए ये भी प्राय रोला छंद ही लेते थे। देखिए जब भारतेंदु जी हैं वो रोला छंद में लिखते थे, तो ये भी क्या करते थे, नवीन विषयों के लिए प्राय क्या लेते थे, रोला छंद में ही लिखते थे। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी। इनके छंदों में यतिभंग प्राय मिलता है। देखिए इनके छंदों में क्या मिलता है, यतिभंग मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की तब इन्होंने कहा, मैंने किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनसे बात करने की कोशिश की। इनसे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी से। तो इन्होंने कहा, ये यतिभंग का कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। यतिभंग है जैसा कोई दोष नहीं होता है, केवल क्या होता है, जो पढ़ने वाला है वो ठीक होना चाहिए। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे। उन्हें ये बड़ी उत्कंठा के साथ परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई पड़ती तब लेखों और कविताओं के द्वारा हर्ष प्रकट करते थे। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी। जब बुरे लक्षण दिखाई देते तो क्षोभ और खिन्नता प्रकट करते थे। कांग्रेस के अधिवेशनों में प्राय ये जाते थे। कौन जाते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी। हीरक जुबली आदि की कविताओं की खुशामदी कविता न समझना चाहिए। देखिए जो हीरक जुबली, इनकी जो आदि हीरक जुबली के ऊपर जो कविताएं लिखी गई हैं उनकी, वो खुशामदी की कविता नहीं समझना चाहिए। उनमें ये देश दशा का सिंहावलोकन करते थे और मार्मिकता के साथ करते थे। ठीक है, देश दशा का क्या करते थे? अवलोकन करते थे और मार्मिकता के साथ ये करते थे। विलायत में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरस और क्षोभपूर्ण कविता लिखी। कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं। देखिए जो विलायत में दादा भाई नौरोजी हैं उनको काले कहा गया। काले कहने के लिए इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरस और क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी, जिसमें कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं। अचरज होत तुम्हू सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दहूँ पर है वारे। कारे काम राम जलधर जल बरसनवारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे। याते नीको है तुम कारे जाहूँ पुकारे, यह आशीष देत तुमको मिली हम सब कारे। सफल हो ही मन के सभी संकल्प तुम्हारे। किसकी हैं ये? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी की पंक्तियां हैं। कब की हैं ये? जब दादा भाई नौरोजी को विलायत में क्या कहा गया? काले कहा गया था। हीरक जुबली के अवसर पर लिखे हार्दिक हर्षादश में देश की दशा का वर्णन है। देखिए जो हीरक जुबली के अवसर पर इन्होंने जो हार्दिक हर्षादर्श लिखा था उसमें देश की दशा का वर्णन किया गया। किस प्रकार से? क्या भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबर सकल सुबट एक ही संग गारत। मरे विबुध नर ना है सकल चातुर गुण मंडित, बिगरो जन समुदाय बिना पथ दर्शक पंडित। नए नए मत चले नए झगड़े नित बाडे, नए नए दुख परे शीश भारत पे काटे। प्रेमगन जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरस कविताएं उनके दोनों नाटकों में हैं। भारत सौभाग्य नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश दशा का वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं है। देखिए जो इनका जो प्रेमगन जी का जो भारत भाग्य नाटक है वो चाहे खेलने योग्य नहीं हो मतलब मंच के ऊपर प्रदर्शन करने के लायक न हो, लेकिन उसमें क्या है, देश दशा का वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। उसके प्रारंभ के अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। क्या है कि जो भारत सौभाग्य नाटक है उसमें क्या है, उसके प्रारंभ के अंक उसमें क्या दिया है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है इसमें। ठीक है,
इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुंह से विदा होते समय जो कविताएं कहलाई गई हैं वे भी बड़ी मार्मिक है। हंसारूढ़ सरस्वती के चले जाने पर दुर्गा कहती है, जो हंसारूढ़ मतलब हंस के ऊपर आरूढ़ है सरस्वती, हंस के ऊपर विराजित है सरस्वती, और उनके चले जाने के बाद में दुर्गा क्या कहती हैं इस नाटक में, आजूलो रही अनेक भांति धीर धारी के, पे न भाव मोही बैठनो सुमोन मारी के, जाती हो चली वहीं सरस्वती गई जहाँ। उद्धृत कविताओं में उनकी गद्यावली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। अधिकांश कविताएं ऐसी ही हैं, पर कुछ कविताएं उनकी ऐसी भी हैं जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिसमें कहीं लंबे लंबे रूपक हों और कहीं उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं की क्या है भरमार है। किसके, प्रेमगंज जी की जो कविताएं हैं उनमें क्या है कि कहीं कहीं पे उनकी जो उद्धृत जो कविताएं हैं उनकी गद्यावली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इनकी जो गद्य की जो गद्यावली है उसमें क्या है कि चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती है। अधिकांश कविताएं इनकी ऐसी हैं। कुछ कविताएं उनकी ऐसे भी हैं जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिसमें कहीं लंबे लंबे रूपक हों और कहीं उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं की क्या है भरमार है। यद्यपि ठाकुर जगमोहन सिंह, देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह जी और अगले जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज बस यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें जो आपकी जो नई धारा है काव्य खंड के अंतर्गत नई धारा प्रथम उत्थान और प्रकरण 2 जो हम पढ़ रहे हैं, देखिए आधुनिक काल के अंतर्गत हम प्रकरण 2 पढ़ रहे हैं और काव्य खंड है इसमें, और नई धारा प्रथम उत्थान है। इसके एक वीडियो और बनेगा। प्रकरण 2 में 2 वीडियो ही बनेंगे, तो एक वीडियो अगली क्लास में बना देंगे उसको, एक क्लास और ले लेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।